स्टार्ट है। हाँ, स्टार्ट है। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? उम्मीद है अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे और अपना काम कर रहे होंगे मेरे भाई। त्योहार है वो हमारे सामने है। सबसे बड़ा त्योहार है जो दिवाली का त्योहार है। तो आप बिल्कुल खुशियां मना रहे होंगे, रंगाई पुताई कर रहे होंगे, ठीक है, साफ सफाइयां कर रहे होंगे। और बताओ कैसे हो आप? सब बढ़िया, सब चंगा। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने 10-12 कमेंट किए, ठीक है, मुझे पर्सनल भी कमेंट किए ये। तो किसी ने पूछा था कि सर सिख धर्म कब हटाओगे? तो दोस्त जरूर नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट है वो जरूर लाएंगे। ओके, हमारे पास इतने जो है लोग नहीं है, नहीं तो ज्यादा लोग होते तो ज्यादा हेल्प हो पाती। क्योंकि अकेला आदमी इतने है तो है, सर भी है और भी है, एक दो आदमी और भी है जो है, लेकिन इससे होता भी ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन और हो तो हम जो चीजें है वो आपको जरूर बिल्कुल प्रोवाइड कराएंगे। तो दोस्त हम सिख धर्म को नेक्स्ट चीजों में हम जरूर देखेंगे। ओके। और भी कमेंट थे कि सर रणजीत सिंह ने अंग्रेजों के साथ युद्ध क्यों नहीं किए? तो यार वो क्यों करेगा रणजीत सिंह अंग्रेजों के साथ? क्योंकि अंग्रेजों की जो सेना है ऑलरेडी काफी डिसिप्लिन है। उनके पास यूरोपियन शक्तियां है, यूरोपियन आधुनिक हथियार है उन लोगों के पास। तो रणजीत सिंह को पता है कि इनके साथ मुठभेड़ करके क्या ही मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो वैसे ही वो लड़ाई नहीं करता है, ठीक है। और भी मैसेज थे, और भी जो कमेंट किए गए थे मेरे साथ, पर्सनल मैसेज किए। कमेंट में लिखा था कि किसी ने सास सुजा की रणजीत सिंह ने मदद क्यों नहीं की, रणजीत सिंह ने मदद क्यों नहीं की सास सुजा की। तो दोस्त मैं पीछे बता रहा था कि वीडियो में मैंने बताया था कि जब जमान शाह सास सुजा को जो है वो राजा नहीं बनाता है, वो इसके स्थान में दोस्त मोहम्मद को राजा बनाता है। तो सास सुजा वहां से आता है राजा बनाने के चक्कर में, वो रणजीत सिंह के पास आता है। और जब वो आता है तो अपने साथ कोहिनूर हीरा लेकर आता है। कोहिनूर हीरा ले लेता है रणजीत सिंह, क्योंकि वो इसलिए देता है कि रणजीत सिंह बोलता है कि मैं तेरी मदद क्यों करूं। तो सासुजा उसको कोई नहीं देता है, तो बोलता है कि अब मैं तेरी मदद कर दूंगा। लेकिन उसकी मदद इसलिए नहीं की क्योंकि वो रणजीत सिंह की शर्तें मानने को लिए तैयार नहीं था। शर्तें वो थी कि आप अब मैं तुझे अगर सासुजा को मैं अफगानिस्तान का राजा बना दूंगा तो वहां पे तुम्हें गाय काटना है, वो गाय जो काटते हो आप, वो बंद करना पड़ेगा आपको। काउ स्लॉटर है वो बंद करनी पड़ेंगे। और रणजीत सिंह ने एक दूसरी शर्त रखी थी उसके सामने कि आपकी जो मोहम्मद गजनीव ने 1025 ईस्वी में जो हमारे यहाँ गुजरात के सोमनाथ मंदिर से जो किवाड़ है, जो दरवाजे तोड़कर उसने अपने जो अफगानिस्तान में अपने मोहम्मद गजनीव के किले में लगा लिए थे, वो किवाड़ में वापस है। तो 2-4 शर्तें थी, तो वो 2-4 शर्तें सासुजा ने नहीं मानी। सासुजा ने नहीं मानी तो वो कोई हीरा रख लेता है और उसको भगा देता है वहां से, और वो भाग कर यहाँ लुधियाना आ जाता है अंग्रेजों के पास में। कालांतर में पड़ती कि दोस्त मोहम्मद के स्थान पर हम सासुजा को वहां पे राजा बनाते हैं अंग्रेज। तो और भी दोस्त कमेंट थे। तो क्या है कि दोस्त हर चीज है वो ज्यादा से ज्यादा हम बहुत जल्दी प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। अब हम जैसे मराठा पढ़ेंगे, मराठा में हम छत्रपतियों को नहीं पढ़ेंगे, हम केवल पेशवाओं को पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है दोस्त, ठीक है, बहुत बड़ा चैप्टर है। हम इसको बहुत मिनिमाइज करके आपको कम समय में बहुत सारा जो चीजें जो नॉलेज आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हमें बहुत ज्यादा आपको अगर विस्तार से बताए तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी होती है, और वीडियो ज्यादा लंबी होती है तो फिर थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम आती है, ठीक है दोस्त। तो विद इन मिनट में हम जो चीजें आपको प्रोवाइड कराते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो चीजें वो पसंद आती है, ठीक है दोस्त। तो चलते हम अब मराठा, आज हम मराठा पढ़ेंगे। मराठा मराठा बिल्कुल महाराष्ट्र का एक क्षेत्र है, मराठा वाला क्षेत्र। और उन्हीं के बारे में देखेंगे कि कैसे अंग्रेजों ने मराठों के साथ क्या किया, और मराठों के वो जो है चीजें वो कैसे उन्होंने मुगलों के साथ टक्कर लेके एक अपने जो नया साम्राज्य है वो स्थापित करने की कोशिश की। मराठा है उसने, हमने देखा था कि हम पढ़ते हैं कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने सबसे पहले जो है जो मराठा साम्राज्य की जो स्थापना की थी, ठीक है। उसके बाद में जो उसका वही संभाजी आता है, ठीक है, राजा राम आता है, फिर वो ताराबाई जो शासन संभालती है। तो ये सारी घटना हम देखेंगे इसके साथ। और अब मैं ना बहुत जल्दी ही जो इस टॉपिक को है कंप्लीट कराने करूंगा। हम छत्रपति को किसी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, लेकिन आज हम जो चीजें वो पेशवाओं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, माधवराव, नारायण राव और बाजीराव सेकंड, इनके बारे में कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे पता है कि ये जो क्लास है ये 2 भागों में डिवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। मराठों को हम तीन जो क्लास है उसमें खत्म करने की कोशिश करेंगे। वैसे अगर क्लास को अगर विस्तार रूप दिया जाए तो 10-12 क्लास बन सकती है मराठों के बारे में, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने दोस्त।
उम्मीद है चीजें समझ में आएगी दोस्त, बने रहना यार, है कि नहीं। जितना मुझे पता है यार, मैं आपकी मदद करने की कोशिश करता हूँ। और बिल्कुल हमने तो ऑफलाइन में भी बहुत सारे बच्चों की मदद की है, यहाँ भी है जो चैप्टर हम लाते हैं, जितना हमें पता होती है, बिल्कुल आप भी किसी की ऐसी चीजें करके देखिएगा, ठीक है दोस्त। तो जो भी चीजें होती है यार, जो भी मैं गलत बताता हूँ थोड़ा सा माफ कर देना, है कि नहीं दोस्त। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे आते हैं। हमें जो छत्रपति है मराठा, मतलब शिवाजी महाराज ने जो छत्रपति मतलब मराठाओं की जो है मराठा साम्राज्य को संस्थापक थे, इस पे लिखा भी है। फिर इसका जो भाई है वो इसका जो बेटा है संभाजी, वो मतलब छत्रपति बनता है। और इसको पकड़कर औरंगजेब गिरफ्तार कर लेता है संभाजी महाराज को। जब संभाजी महाराज को गिरफ्तार कर लेता है तो इसके सारे परिवार को गिरफ्तार कर लेता है, ठीक है। और संभाजी को तो मतलब पकड़ के गिरफ्तार नहीं करता औरंगजेब, इसकी तो हत्या कर देता है। बहुत कुख्यात, मतलब बहुत भयंकर तरीके से मारा था इसको, तो बंदा बहादुर से भी भयंकर हत्या की थी संभाजी महाराज की तो। और इसके जो परिवार को गिरफ्तार कर लेता है, जिसमें से एक बेटा हुआ करता था साउ, ठीक है। फिर जब इसको गिरफ्तार कर लिया तो अब किसको बनाए, मतलब राजाराम को। अब राजाराम छत्रपति बनता है। फिर राजाराम से बाद में शिवाजी सेकंड जो है, मतलब राजाराम का जो बेटा है शिवाजी सेकंड अलग होने के कारण जो इसकी जो माता है ताराबाई, वो क्या है शासन संभालती थी। लेकिन वह कहते हैं कि जब मतलब यहाँ पे जब औरंगजेब ने संभाजी को पकड़ गिरफ्तार कर लिया तो इसका जो बेटा है साउ को भी गिरफ्तार कर लिया। कालांतर में हम पढ़ते कि 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो इसके उत्तराधिकार के लिए लड़ाई शुरू होती है। लड़ाई यानी इसके दो बेटों में लड़ाई हो जाती है। एक बेटे का नाम है मुजम और एक बेटे का नाम है आजम। और आजम ने साउ को जो गिरफ्तार था उसको छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला था कि इन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही थी। तो जब आजम ने साउ को छोड़ा तो उसने बोला, साउ को बोला, आप अगर मैं आपको छोड़ दूं तो आप किसकी सहायता करोगे? ओब्वियसली मैं आजम की सहायता करूंगा। लेकिन जब इसको छोड़ देता, आजम ने साउ को छोड़ देता है, तो साउ अपने जो दक्षिण में आता है और अपने जो साम्राज्य में आता है। लेकिन अब वो देखता है कि वहां पे तो वो चाची रूल कर रही है, उसकी जो चाची है वो रूल कर रही है। क्योंकि जब अगर इसको गिरफ्तार कर लिए तो अब इसके बेटे को मतलब वो मनाना चाहिए ना, छत्रपति बनाना चाहिए। तो इसी के साथ वो लड़ाई होती है, ठीक है। वो लड़ाई हम देखेंगे आगे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद शहजादे आजम ने संभाजी के बेटे साहू को रिहा कर दिया। अब साहू को रिहा कर दिया तो वहां पे शासन कौन कर रहा है? और वैसे तो साहू ही शासन करना चाहिए होता है वहां पे, लेकिन शासन कौन कर रहा है? राजाराम की जो पत्नी है, राजाराम लड़ाई में मारा जाता है और उसका जो वो राजाराम की जो बेटा है शिवाजी सेकंड, उसको लेकर वो जो चाची संरक्षिका है वो ताराबाई, वो शासन संभालती है। लेकिन अब मतलब हकीकत में तो शासन है किसको सौंपना चाहिए? साहू को। लेकिन साहू तो गिरफ्तार है, तो अब साहू छूट गया तो अब मतलब बिल्कुल इसको ही मतलब छत्रपति बनाए जाने चाहिए। लेकिन वो जो इसकी संरक्षिका ताराबाई वो उसको छत्रपति करने से मना कर देती है। तो मना करती है तो वो अब उसके साथ जो लड़ाई लड़ता है यहाँ पे आगे, और जिसे हम खेड़ा के युद्ध के नाम से वो पढ़ते हैं, ठीक है। ये खेड़ा के युद्ध हुआ था 1707 में। किसके बीच में? साहू और इसकी ताराबाई के बीच में, ठीक है। साहू ये युद्ध जीत जाता है। ये युद्ध जीतने के कारण एक पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने काफी मतलब सपोर्ट किया था साहू को, तो वो युद्ध जीत जाता है और छत्रपति बनता है। साहू युद्ध जीत गया तथा वह 17 में छत्रपति बना तथा ताराबाई अपने पुत्र शिवाजी सेकंड को लेकर कोल्हापुर चली गई, ठीक है। कोल्हापुर चली जाती है वो। साहू एक अयोग्य छत्रपति था, अतः साहू के शासनकाल में पेशवाओं की जो है शक्तियां में वृद्धि हुई, ठीक है। हमने पीछे भी देखा था कि मैं बता रहा था कि जैसे हमने मैसूर पढ़ा, मैसूर में भी जब मतलब जो उसके सेनापति वो कमजोर होते हैं तो हैदर अली है वो पावर में आता है, ठीक है। हैदर अली और उसका बेटा टीपू सुल्तान पावर में आता है। वैसे ही मतलब जब भी मतलब शक्तियां केंद्र में कमजोर होगी तो नीचे तो शक्तियां आएगी, ठीक है। तो पेशवाओं की शक्तियों में वृद्धि हुई। तो हमें दरअसल दोस्तों हम पेशवाओं को ही पढ़ेंगे। हम किसी नेक्स्ट क्लास में जो छत्रपतियों के बारे में देखेंगे। जो छत्रपति है हमने देखा था कि शिवाजी सेकंड, हम पढ़ते कि इनका कोरोनेशन है वो रायगढ़ के किले में हुआ था, ठीक है। इनके दो दादाजी कोड़मदेव थे, ठीक है। ये सारी हम जो छत्रपति है उसको बाद में देख लेंगे। जो फिर संभाजी बनते हैं, संभाजी को पकड़कर जो औरंगजेब को गिरफ्तार कर लेता है और इसको तो मार ही देता है औरंगजेब, और इसके बेटे साहू को गिरफ्तार कर लेता है। अगर मतलब ये इसको औरंगजेब पकड़कर नहीं मारता तो इसका बेटा ही मतलब वो छत्रपति बनता, लेकिन वो तो गिरफ्तार है। बाद में जो इसका भाई और राजाराम
शासन संभालता है। फिर इसका जो बेटा शिवाजी सेकंड, चूंकि शिवाजी सेकंड एक अलग वंश है तो इसकी जो मम्मी है वो ताराबाई वो शासन संभालती है। तो जो इसकी मम्मी और शाहू के बीच में वो लड़ाई चलती है। हमने पढ़ भी लिया, ये देख लेते हैं। तो हम इन पेशवाओं को पढ़ेंगे दोस्तों। आज हमें जो है 4 पेशवाओं के बारे में पढ़ने की जो है कोशिश करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि पानीपत का तृतीय युद्ध के बारे में देखेंगे ठीक है। भारतीय इतिहास का सबसे फेमस युद्ध है जो 14 जनवरी 1761 को जो हुआ था, ठीक है। वो भी इसी चीजों में हम देखेंगे। फिर हम नेक्स्ट क्लास में नारायण राव को देखेंगे, माधव नारायण राव को देखेंगे, बाजीराव सेकंड को देखेंगे, ठीक है दोस्तों। बालाजी विश्वनाथ। अब जो साहू है वो एक अयोगी क्या है, साहू जब जीत जाता है खेड़ा के युद्ध में ताराबाई से, तो ताराबाई तो अपने बेटे शिवाजी सेकंड को कोल्हापुर चली जाती है और साहू अब जो छत्रपति है सतारा में बनता है। देखो दोस्तों, छत्रपति कहां बैठता है हमेशा, छत्रपति बैठता है हमेशा सतारा में। और जो पेशवा कहां बैठता है, ऊना में, ठीक है। छत्रपति, चूंकि छत्रपति अब क्या है, अयोग्य है साहू। और साहू की बेसिकली खेड़ा के युद्ध में जिताने की जो है वो बालाजी विश्वनाथ ने ही मतलब भूमिका निभाई थी। अब तो साहू किसको मतलब पेशवा बनाएगा, बालाजी विश्वनाथ को। तो ठीक है, अब यही से ही जो पेशवा की शक्ति में वृद्धि होती है। कालांतर में हम पढ़ते हैं कि बाजीराव प्रथम आता है। हमने वो मूवी भी देखी है बाजीराव मस्तानी। बाजीराव प्रथम के तो काल में ही पेशवा को तो वंशानुगत कर दिया जाता है। छत्रपति नाम की चीज ही नहीं होती है। छत्रपति को तो बस नाम मात्र का ही बना दिया जाता है। केवल छत्रपतियां वही तक सीमित थे जब शिवाजी हुआ करते थे, संभाजी हुआ करते थे, राजा राम हुआ करते थे। बाकी अब साहू तो मतलब योग्य वो छत्रपति है। अब तो पेशवाओं की जो शक्ति में वो वृद्धि होगी। तो हम बालाजी विश्वनाथ को देखेंगे दोस्तों, ठीक है, जो उसने शासन किया था 1713 से लेकर 1720 ईस्वी तक। बालाजी विश्वनाथ, चूंकि ये कोंकण के जो चित्पान ब्राह्मण हुआ करते थे। कोंकण वाला बेल्ट जो है गोवा भी इसमें कंक्लूड, गोवा महाराष्ट्र है, गुजरात वो इलाका दरअसल वो कोंकण के अंतर्गत आता है। तो ये जो चित्पान ब्राह्मण हुआ करते थे कौन, बालाजी विश्वनाथ, तथा वो राजस्व मामले के विशेषज्ञ हुआ करते थे। खेड़ा के युद्ध में उन्होंने साहू का साथ दिया, अतः साहू ने इसे पेशवा बना दिया था। न केवल पेशवा बना दिया था, उसने सेनाकृत्य बना दिया था इसको, बालाजी विश्वनाथ को। जब बालाजी विश्वनाथ सेनाकृत्य बना दिया, नहीं सेना को जो मैनेजमेंट, सेना का आप मैनेजमेंट देखोगे, जब सेना का जो भी अधिकारी जो सेना का मैनेजमेंट देखेगा तो ऑब्वियसली बात है वो सबसे ज्यादा पावरफुल होगा। क्योंकि उस टाइम पे जो है सेना ही सबसे ज्यादा पावर होती थी किसी भी युद्ध को जीतने में, किसी को भी करने में। तो पेशवा खुद सेना करते हैं। किसने बनाया, साहू ने बनाया। 1713 में साहू ने अपना पेशवा बना दिया था इसे। 1719 ईस्वी में मुगल बादशाह फर्रुखसिंह तथा साहू के बीच समझौता हुआ। अब जो हमें बालाजी विश्वनाथ की जो उपलब्धियां उसके बारे में पढ़ेंगे। एक उधर से जो मुगल बादशाह बना हुआ है, कौन बना, फर्रुखसिंह, और इधर से जो है छत्रपति कौन है, साहू। तो अब जो तरातनी किसके बीच में चलेंगे, इधर मराठा पावरफुल होते जा रहे बालाजी विश्वनाथ के अंतर्गत, और उधर जो मुगल बादशाह वो भी अपनी जो लाज लज्जा बचाने की कोशिश कर रहा है। तो उनके बीच में एक समझौता होता है, ठीक है। समझौता होता है कि मतलब बालाजी साहू भी समझौता है। साहू का प्रतिनिधि है बालाजी विश्वनाथ, क्योंकि साहू एक अयोगी है। तो इसका जो प्रतिनिधि है बालाजी विश्वनाथ इस समझौते को है वो मतलब एक धारा दे रहा है, ठीक है। और फर्रुखसिंह का जो सेनापति है हुसैन अली खान, चूंकि फर्रुखसिंह भी एक है कमजोरी है आदमी, तो इसका जो सेनापति है हुसैन अली खान दरअसल सैयद बंदों में आते हैं, ठीक है। हम देखते हैं कि उत्तरकालीन मुगल इतने पावरफुल हुए नहीं, तो कैसे मतलब उनके जो है सेनापति में वृद्धि हुई, ठीक है। हम इमाद मुल्क के बारे में पढ़ते हैं, सैयद बंदों के बारे में पढ़ते हैं। तो इन लोगों ने कैसे एक को हटाकर दूसरे को जो है मुगल बादशाह बनाया। तो चीजें मतलब जब कमजोर शासक होता है तो चीजें नीचे की और शक्ति नीचे की तो आती है। मराठों की सहायता से सैयद बंदों ने फर्रुखसिंह को हत्या कर दी तथा नया मुगल बादशाह रफीउद दर्जा ने समझौते को मान्यता प्रदान कर दी, ठीक है। अब जो सैयद बंधु है दरअसल वो क्या आता है कि मतलब ये समझौता किस कारण हुआ था, मराठों ने ये समझौता इसलिए किया था कि जब मुगल बादशाह और ये जो मराठे हैं आपस में लड़ रहे थे, वो बोल रहे थे कि दक्षिण में हम रूल करेंगे, मराठे बोल रहे कि दक्षिण में हम जो टैक्स है वो लेंगे, ठीक है। जब इनकी तनातनी चलती है तो फर्रुखसिंह की तरफ से तो जो हुसैन अली खान है वो आता है, और जो मुगल बादशाह की तरफ से जो है ये जो पेशवा वो आता है। चूंकि जो फर्रुखसिंह है और जो छत्रपति है दोनों कमजोर है, इसलिए जो समझौते कौन कर रहा है, इनका सेनापति कर रहे हैं समझौता। और सेनापति कौन है यहाँ पे, मुगल बादशाह का सेनापति है हुसैन अली खान, जो सैयद बंधुओं में से एक है, ठीक है। हुसैन अली खान की महत्वाकांक्षा बढ़ती है, वो बोलता है कि आप तो दक्षिण में ना मतलब रूल कर लेना, ठीक है। आप तो दक्षिण में क्या है, पूरे दक्षिण में आप रूल कर सकते हो, हमें तो बस मतलब साल के 10 लाख रुपए दे देना और जो है 1500-2500 वो सैनिक दे देना और पूरा दक्षिण आप संभालो, ठीक है। अब जब
पूरा दक्षिण मराठों को दे दिया, तो अब हुसैन अली खान किसको मारने की योजना बना रहा है? फर्रुखशियर को मारने की योजना बना रहा है। तो वहां से मराठों से वो सेना लेता है, फर्रुखशियर को मारने की जो है कोशिश करता है। ठीक है दोस्तों, मराठी की सहायता से शेरबंदों ने फर्रुखशियर की हत्या कर दी तथा नया मुगल बादशाह रफीउल दर्जात ने समझौते को प्रदान की। इतिहासकार रिचर्ड टेम्पल के साथ ये समझौता मराठी इतिहास का मेघना घाट है। ठीक है, मेघना घाट उसे बोलते हैं दोस्तों, सब शक्तियां एक स्थान से दूसरे स्थान में जब स्थानांतरण होती है तो उसे मेघना घाट कहते हैं। हम पढ़ते हैं कि जब अंग्रेजों के जो जॉन शर्मा ने एक अधिकारी हुआ फर्रुखशियर के समय, मतलब वो मेघना घाट लेकर जाता है। होम्स नामक इतिहासकार हुआ, उसने जो अंग्रेजों को मेघना घाट कहा। यहाँ पे जो रिचर्ड टेम्पल, ये टीचर टेम्पल लिखा है, ये मराठी इतिहास का मेघना घाट है। क्योंकि अब वो पूरा दक्षिण उसके सामने, दक्षिण में वो जितना चाहे टैक्स ले सकते हैं, जितना चाहे बिजनेस कर सकते हैं मराठी। ठीक है, मराठी में बिजनेस तो कम, लूटपाट तो ज्यादा किया था। ठीक है, बाजीराव फर्तन, इसका जो है हमने बालाजी बाजीराव के बारे में देख लिया। और बाजीराव फर्तन की सन लिखता हूं मैं 1720 से लेकर 1740 तक। मैं 20 साल तक इसका जो है शासनकाल रहा था। 20 साल इनका शासनकाल रहा था। और केवल 20 साल में ये बंदा केवल लड़ाइयां लड़ी थी। ठीक है, और इसकी जो हम उपाधि पढ़ते हैं कि मराठा साम्राज्य के द्वितीय संस्थापक है ये। मराठा साम्राज्य द्वितीय संस्थापक इसलिए है कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो मराठा साम्राज्य का वो गठन किया था, या अगर इसको और ज्यादा धाराएं किसने दी थी तो बाजीराव प्रथम ने दी थी। हमें एक मूवी आई थी बाजीराव मस्तानी, हमने सबने देखी है। ठीक है, तो वो इसी पे ही आधारित है। ठीक है, उसे लड़ाकू पेशवा के नाम से हम जानते हैं। हिंदूपद पातशाही का संस्थापक है। जिस प्रकार से छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदूपद पातशाही को एक ऊंचाई प्रदान की थी, क्योंकि हिंदूपद पातशाही क्यों स्थापना की, क्योंकि औरंगजेब है उस टाइम पे जो है मुसलमानों को वो है आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। तो एक नया जो विरोधी गुट बनाने की जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने या बाजीराव प्रथम ने जो ये चीजों को लेकर आगे बढ़ाने की कोशिश की थी। वो गो ब्राह्मण के रक्षक थे, ब्राह्मण तो वो खुद ही थे, इसलिए ब्राह्मण रक्षक की उपाधि विषय प्रदान की गई। बालाजी प्रथम ने छापामार युद्ध प्रणाली का अनुसरण किया। ठीक है, शिवाजी महाराज की तरह। और उसने जो है पालखेड़ा युद्ध ये जो है 1728 ईस्वी में होता है। और भी हम इसकी उपलब्धियां देखेंगे। बाजीराव वर्सेस चिनकलेज खान हैदराबाद। अब पालखेड़ा का युद्ध होता है। ठीक है, पालखेड़ा का युद्ध हम देखते हैं कि उस मूवी में दिखाई गया कि जब ये मतलब पालखेड़ा का युद्ध होता है, पालखेड़ा के युद्ध में बाजीराव प्रथम जीतता है। और बाजीराव प्रथम जीतकर जो चिनकलेज खान जो हैदराबाद का जो नवाब है उसके साथ जो है संधि करता है, जिसे मुंगी शिवगांव की संधि के नाम से जानते हैं। ठीक है, उस बिलो में दिखाई गई ना, जब बाजीराव को पकड़ कर लाया जाता है तो वो बोलते हैं कि मतलब जब चिनकलेज खान बोलता है कि मतलब इसको बाजीराव को गिरफ्तार कर लो, तो बाजीराव बोलता है ना कि वाह मेरे आदमी को बोल रहे कि मुझे गिरफ्तार कर लो। तो वो जो संधि है वो शिवगांव की जो है संधि है। ठीक है, बाजीराव वर्सेस चिनकलेज खान हैदराबाद। बाजीराव जीत गया। इस युद्ध के बाद मुंगी शिवगांव की संधि हुई। फिर अब ये है मुगल बादशाह जो सॉरी ये हैदराबाद के नवाब के साथ भी संधि करता है और इससे भी वो जीतता है। बाजीराव प्रथम हमेशा जीतता रहा है। फिर उसने जो है मतलब मोहम्मद खान बंग से एक जो मुसलमान होता है उसके साथ वो लड़ाई लड़ी थी, एक हिंदू राज्य की, वो मतलब हिंदू राज्य के जो रक्षा के कारण मोहम्मद खान बंगस के खिलाफ ओरछा के राजा 70 साल बुंदेला की सहायता की थी। 70 साल बुंदेला ने बाजीराव को 4 जागीरें भेंट की थी। 4 जागीरें हृदयनगर है, कालपी है, ठीक है, झांसी है, और एक और भेंट की थी उसने ना। आगे हम देखते हैं, पुर्तगालियों से वो 7 से बसिन छीन लेता है। कौन? बाजीराव प्रथम। वो जंजीरा द्वीप की सीढ़ियों पर नियंत्रण स्थापित करता है। 1736 ईस्वी में बाजीराव ने दिल्ली पर दावा बोल दिया तथा मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला दिल्ली छोड़कर भाग गया था। मात्र ये 500 घुड़सवार के साथ वो जो है दावा बोलता है। ठीक है, और आपको सबको पता है बाजीराव की जो रफ्तार है, कितनी भयंकर रफ्तार से वो जो मतलब रफ्तार का जो सौदागर से हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये मात्र 500 घोड़ों के साथ ये जो रफ्तार से वो जाता है, और मतलब वो दिल्ली घुसा ही नहीं था। मतलब मोहम्मद शाह रंगीला तो इसके डर से ही दिल्ली छोड़कर मतलब वो दिल्ली छोड़ देता है। ठीक है, इतना खौफ हुआ करता था इस आदमी को। ठीक है, अब आगे देखिए, बाजीराव ने छत्रपति साहू को कहा था हम मराठों का झंडा अटक से कटक तक फहरा देंगे। बाजीराव ने छत्रपति साहू को कहा था हम मराठों का झंडा अटक से कटक तक फहरा देंगे। लेकिन जब साहू प्रत्युत्तर देता है कि आप अटक से कटकते नहीं, हिमालय के उस पार गाड़ दोगे। ठीक है, क्योंकि आप योग्य पिता की योग्य संतान हो। अब है बालाजी बाजीराव। ठीक है, अब जो इसका बेटा है बनता बालाजी बाजीराव, जिसे हम नाना साहब के नाम से जानते हैं। ठीक है,
इसे नाना साहब के नाम से भी जाना जाता था। संगोला की संधि 1750 ईस्वी से लेकर बालाजी बाजीराव पेशवा बनता है। संगोला की संधि होती है, संगोला की संधि इसलिए होती है कि अब जो है मतलब छत्रपति है वो नाम का ही है, ठीक है। संगोला की संधि में ये किया गया कि अब पेशवा को जो पद है उसको वंशानुगत कर दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे पेशवा का पद है वो वंशानुगत कर दिया जाता है संगोला की संधि में, ठीक है। यहाँ पे बालाजी बाजीराव होता है एक तरफ से पेशवा, और सारी शक्तियां सतारा से लेकर वो पुणे चली जाती है। जब पेशवा पावरफुल होता तो पहले मतलब छत्रपति पावरफुल हुआ करते थे। अब छत्रपति पावरफुल तो है नहीं, पहले सतारा में शक्तियां होती थी, अब शक्तियां स्थानांतरों के पुणे में चली जाती है, ठीक है। फिर राजा राम जो सेकंड है वो छत्रपति बनता है। अब साहू है, साहू की जो है मतलब मौत हो जाती है, तो साहू की मौत होने के बाद में राजा राम है वो छत्रपति बनता है। और राजा राम को भी मतलब एक नाम मात्र का ही छत्रपति बनाया था इन लोगों ने, ठीक है। इस संधि द्वारा छत्रपति की सारी शक्तियां पेशवा को दे दी गई तथा मराठा साम्राज्य का शक्ति का केंद्र सतारा से पुनः चला गया था। आगे देखते। अब जो पेशवा का पद वंशानुगत कर दिया गया। मराठा संघ का गठन किया गया जिसका प्रमुख पेशवा था। मराठा संघ में कौन कौन हुआ करते थे? पेशवा पुणे में जो पुणे है उसका प्रमुख हुआ करता था। सारी शक्तियां पुणे में चली गई थी। सिंधिया जो मराठा ग्वालियर में वो शक्ति संभालेगी। इंदौर में होलकर है, नागपुर में भोसले, बड़ौदा के गायकवाड़ है। इस प्रकार से उन्होंने जो मराठा संघ का जो है निर्माण किया था, ठीक है दोस्तों। आगे मराठों ने अलीवर्दी खान से उड़ीसा छीन लिया था, ठीक है। अलीवर्दी खान में पढ़ते कि जो बंगाल का नवाब हुआ करता था अलीवर्दी खान के बारे में मैंने देखा था। वो अलीवर्दी खान से जो मराठी है वो क्या छीन लेते, उड़ीसा छीन लेते हैं। उसको बार बार तंग करते हैं तो वो अलीवर्दी खान तो बोलता है कि यार ये उड़ीसा आप ले लो, यहाँ से टैक्स वैक्स ले लिया कर। तो मराठा ने पंजाब तथा मुल्तान से चौथ वसूल की, ठीक है। और बालाजी बाजीराव के समय से ही जो हिंदू पद पातशाही की वो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है, क्योंकि उन लोगों ने सबको हरा दिया था। उधर से जो है मुसलमानों को भी हरा दिया था, मोहम्मद खां बंगश को भी हरा दिया था, चिनकिलीज खान ने हैदराबाद के जो जब तक जितने भी मुसलमान शासक थे सबको हरा दिया था। अब इनका तो जो काम है, मराठों का तो काम है लूटपाट करना। अब ये यहाँ कहां से ले लूटपाट, तो उन्होंने हिंदू लोगों से जो है छीना झपटी वो करना चालू की थी। कालांतर में हिंदू पद पातशाही की तो इन्होंने मतलब बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया था इसी के काल में। मराठों ने पंजाब तथा मुल्तान चौथ वसूल की। मराठों ने हिंदू पद पातशाही का नुकसान पहुंचाया। मराठा ने मुगल बादशाह से सुरक्षा के बदले 50 लाख रुपए प्राप्त करते हैं, ठीक है। मराठी इतने पावरफुल है कि अब जो है उत्तरकालीन मुगल को तो कुछ नहीं समझते, उल्टा वो 50 लाख रुपए वो मतलब सुरक्षा के बदले ले रहे कि सुरक्षा किससे, कि हमसे सुरक्षा है। मराठी क्या करते कि मराठी जाते और किसी के साथ मतलब युद्ध करते और वहां से वो टैक्स वैक्स लिया करते थे कि मतलब पर्टिकुलर शासन नहीं करते थे। उनका काम लूटपाट करना होता था उनका लोगों का, ठीक है। फिर अब है जो हम पानीपत की युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। मुगल बादशाह बना हुआ नजीब-उद-दौला और इधर इमाद मुल्क। और दरअसल ये इमाद मुल्क को है वो कि इमाद मुल्क को कौन बनाते हैं? ये मराठों की तरफ से, मतलब मराठों का एक तरफ से चमचा ये, ठीक है। मराठी बनाते हैं इमाद मुल्क को। और इमाद मुल्क इतना पावरफुल होता है कि जो उत्तर मुगल बादशाह वो किसी को भी हटाता है, किसी को भी बिठाता है गद्दी पर, ऐसा करता है। तो इस एक तरफ से जब नजीब-उद-दौला परेशान हो जाता है इमाद मुल्क से तो वो अहमद शाह अब्दाली को न्योता देता है, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली जो है अफगान का एक राजा है, ठीक है। तो अब होता है क्या है कि मराठी तो चाहते हैं कि मतलब पंजाब पर हमारा नियंत्रण हो, ठीक है। और यहाँ पे क्या मुगल बादशाह वैसे ही कमजोर हो रखे तो, और ये जो है अहमद शाह अब्दाली चाहता है कि पंजाब पे है हमारा अधिकार हो। तो पंजाब को लेकर, दिल्ली पे दबदबा को लेकर, यानी दिल्ली पे ये अफगान तो बोल रहे हैं कि दिल्ली पर हमारा मतलब शासन हो, ये मराठी बोल रहे हैं कि दिल्ली पर हमारा शासन हो, क्योंकि मुगल बादशाह वैसे कमजोर है और क्या। तो अब लड़ाई किसके बीच में होगी? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में होगी। तो एक हमें युद्ध देखने को मिलता है पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी में मराठा और अहमद शाह अब्दाली जो अफगानिस्तान का राजा है, ये अहमद शाह अब्दाली का 5वां आक्रमण था, है ना। मैंने बताया था कि अहमद शाह अब्दाली का जो अहमद शाह अब्दाली ने वो 7 बार आक्रमण किया था भारत में। बादशाह की तरफ से जो है मराठी मुगल बादशाह की तरफ से लड़ रहे थे, क्योंकि मुगल बादशाह की तरफ से वो मराठी लड़ रहे थे, क्योंकि मुगल बादशाह तो वैसे ही कमजोर है, ठीक है। अब जो मराठों की तरफ से वो पानीपत एक जगह है वहां पे वो लड़ाया, मतलब वहां पे डेरा डालते हैं, ठीक है। तो वहां पे कौन कौन जाता है? मराठों की तरफ से जो बालाजी विश्वनाथ का जो बेटा है विश्वासराव, और ये जो इसका जो विश्वासराज तो अल्पवयस्क होता है तो ये औपचारिक सेनापति होता है। फिर वास्तविक सेनापति किसको बनाते हैं? सदाशिवराव भाऊ को। हम उस मूवी में देखते रहे कि
चिमना जी, वो चिमना जी का बेटा है ये सदाशिवराव बाबू। हम उसमें देखते कि बालाजी बाजीराव जब मतलब चिमना जी वो मस्तानी के विरुद्ध में मतलब कुछ बोलता है, तो मतलब बालाजी बाजीराव उसको मतलब वो अपने कटार निकालता है और वो चिमना जी की तरफ फेंकता है। तो चिमना जी बोलते हैं ना भाई मतलब बाबू निशाना चूक गया, तो बाजीराव प्रथम बोलते हैं कि निशाना नहीं चुका रे, मतलब रिश्ता बीच में आ गया। ठीक है, तो ये उस जो चिमना जी है उसी का बेटा है सदाशिवराव बाबू। और इनके तोपखाने का प्रमुख हुआ करता है इब्राहिम खान गाजी। इस युद्ध में मराठों की हार हुई। हार के समाचार सुनकर तो बालाजी बाजीराव की तो मृत्यु होगी हार सुनकर। ठीक है, एक मतलब बंजारा हुआ, एक व्यापारी। तो व्यापारी हुआ तो वो बालाजी जो है बालाजी बाजीराव उससे मतलब उससे पूछता है उस व्यापारी से, अरे क्या हुआ पानीपत की देते हुए हमारे मराठे वो जीते कि नहीं जीते। ठीक है, उसने बोला कि मतलब दो मोती है ना विलन हो गए, 12 सोने की मोहरें खत्म हो चुकी है। ठीक है, और सोने चांदी के तो मतलब गिनती नहीं है। ठीक है, यानी कहते हैं कि यहाँ पे मराठों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, मतलब 75,000 से भी ज्यादा मराठे है। मतलब ऐसा परिवार नहीं था कि जहाँ पे मराठे वो खत्म नहीं हुए, बहुत ज्यादा मराठों का यहाँ पे नुकसान हुआ था। मराठों का हारने का कारण था कि वहां पे क्या है कि जैसे 14 जनवरी 1761 है ये डेट देखो, और युद्ध मतलब बरसात हो गई थी। दरअसल अहमद शाह अब्दाली जो है अपना जो कैंप ऊंची जगह पर लगाता है, और ये नीची जगह पर लगाते हैं। बरसात होने के कारण बरसात होती है तो ये पानी नीचे की ओर आता है, पानी नीचे की ओर आता है तो यहाँ पे क्या होता है कि मलेरिया है फैल जाता है। और यहाँ पे उल्टा जो हिंदू पातशाही की जो लोगों ने नुकसान पहुंचाया था, तो हिंदू जैसे हिंदू लोग हैं, राजपूत है, सिख है, उन्होंने मराठों का साथ नहीं दिया। और तो और जो है बाकी जो मुसलमान है, अवध का जो नवाब सुजाउद्दौला, और जैसे इमाद मुल्क ने तो है वो मराठों का साथ दिया था, और नजीबुद्दौला है उन्होंने जो है अहमद शाह अब्दाली का बहुत साथ दिया था। तो सुजाउद्दौला और जो नजीबुद्दौला उन लोगों ने कहते कि जो सप्लाई चेन वो काट दी थी, मराठों को जो मिलने वाला जो राशन है वो मतलब राशन आना बंद हो गया, घोड़ों को दाना आना बंद हो गया, सैनिकों के लिए जो भोजन है वो आना बंद हो गया। ठीक है, ठीक है, फिर ये युद्ध होता है, युद्ध में होता है तो ये मतलब अहमद शाह अब्दाली का भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था इसमें। तो दोनों शक्तियों का इसमें नुकसान हुआ था। हम कहते हैं कि जो है अंग्रेज क्यों भारत में, तो अंग्रेजों का वास्तव में प्रकृति साथ दे रही थी। यहाँ पे देखो दो शक्तियां आपस में ही लड़ झगड़ कर अपने को कमजोर कर रही है। ठीक है, और यहाँ पे जो इन दोनों शक्ति में शामिल कौन नहीं है, अंग्रेज। तो अंग्रेज ही पावरफुल होते हैं। हम देखते हैं कि 1759 में अंग्रेज डचों को हराने में कामयाब हो जाते हैं। 1760 में वो फ्रांसीसियों को हराने में कामयाब हो जाते हैं। 1761 में देखो ये मराठे और ये जो है मुगल बादशाह वैसे कमजोर हो गए। ठीक है, और 1757 में वो जो है पैर जमाते अपने बंगाल में। ठीक है, एक इतिहासकार हुआ कि जो फ्रांस का जो डुप्ले वो मतलब भारत की चाबी मद्रास में ढूंढ रहा है, जबकि हकीकत में भारत की चाबी वो बंगाल में। जैसे ही वो मतलब प्लासी का युद्ध जीते तो बंगाल उसकी मुट्ठी में आता है, और बंगाल एकदम धन धान्य वाला क्षेत्र होता है उनके पास। मतलब जिसको भी बंगाल मिल गया ना उसको पूरा भारत मिल गया, क्योंकि बंगाल है वो पैसों से भरा पूरा है। तो प्लासी की युद्ध जीते तो बहुत सारे पैसे मिलते हैं अंग्रेजों को, जब पैसे मिलते हैं तो वो सारी युद्ध जीते हैं। 1757 में जब यहाँ प्लासी का युद्ध जीते तो 1759 को भी वो डचा को हराने में कामयाब होते हैं, फ्रांसीसियों को हराने में कामयाब होते हैं। मराठे वैसे ही जो 1761 के युद्ध में वैसे ही कमजोर हो गए। तो वास्तव में इनको अंग्रेजों को वास्तव में जो है प्रकृति भी वो चीजें वो साथ दे रही थी। तो ठीक है, वो भारत में आते हैं और यहाँ पे कब्जा करने में वो सफल हो जाते हैं। ठीक है, तो हमने देख रहे थे। ठीक है दोस्तों, अब आगे अब जो है सॉरी यहाँ पे जो मृत्यु हो जाती है किसकी, बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो जाती है जो हार के समाचार सुनकर। तो हार के समाचार सुनकर अब इसको किसको मनाया जाए, तो बालाजी बाजीराव का एक बेटा हुआ करता था माधवराव। ठीक है, मतलब बालाजी बाजीराव के 2-3 बेटे हुआ करते थे। एक तो विश्वासराव तो इसमें मारा जाता है लड़ाई में, दूसरा है माधवराव। ठीक है, एक और हुआ करता था। ठीक है, तो ये माधवराव पेशवा बनता है, बहुत यंग एज में जो पेशवा बनता है। ठीक है, और इतनी यंग एज में पेशवा बनता है कि मतलब ये वापस से मराठों को एकत्रित करने की कोशिश करता है। वो फिर से टैक्स लेने की कोशिश करते हैं, वो दोबारा से जो है हैदराबाद के जो निजाम उनको हराते हैं, और भी मतलब बहुत मुसलमानों को हराते हैं, यहाँ तक कि वो ठीक है। तो इसके शासनकाल को हम पढ़ रहे हैं। इसने मराठा शक्ति को पुनः संगठित किया। मराठों ने हैदराबाद के निजाम को हराया। इन्होंने हैदर अली से
प्राप्त की, जो है वो 2 टैक्स लिया करते थे, चौथ और सरदेशमुख की। ठीक है, जैसे ही मतलब पानीपत की तृतीय युद्ध में मराठी कमजोर हुए तो वापिस से ये जो हैदर अली है, जो अवध जो नवाब है, वो मतलब वापिस से तनातन नहीं कर रहे। ठीक है, लेकिन माधव नारायण राव पेशवा बनता है तो ये बिल्कुल वास्तव में मतलब बिल्कुल दोबारा से जो है मराठों को संगठित करने का जो प्रयास करता है। उन्होंने मालवा और बुंदेलखंड पर दोबारा अधिकार कर लिया। ठीक है, मालवा पर वो अधिकार कर लेते हैं, यहाँ तक कि वो आगे तक पंजाब तक, नीचे तक, दक्षिण तक वो है। जब मराठे पानीपत के तृतीय युद्ध में मतलब उनको भयंकर तरीके से नुकसान होता है तो मतलब अब क्या है, अब मुगल जो है बहुत सारे मतलब उठ खड़े होते हैं तो दोबारा माधव नारायण उनको दबाने की उनके विरोधियों को दबाने की वो चीजें करता है। ठीक है, तो 1772 ईस्वी में महादजी सिंधिया मुगल बादशाह को लेकर दिल्ली चला गया था। ठीक है, हम पढ़ते हैं कि जब ये दिल्ली चला गया था, किसको लेकर? महादजी सिंधिया ने मुगल बादशाह को लेकर दिल्ली चला गया था। और मुगल बादशाह रहता है इलाहाबाद में अंग्रेजों की जो है पेंशन के दम पर वो जी रहा है। ठीक है, हम पढ़ते हैं कि बक्सर के युद्ध में, जब बक्सर का युद्ध 1764 में, मुगल बादशाह सालम के साथ इलाहाबाद की संधि करता है रॉबर्ट क्लाइव, और रॉबर्ट क्लाइव इसको संधि के साथ मतलब इलाहाबाद भेज देता है कि आज के बाद मतलब मुगल बादशाह तू मतलब दिल्ली रहेगा ही नहीं, तू इलाहाबाद चल जा। और इलाहाबाद इसको रख देता है और पेंशन देना स्टार्ट करता है। जब मतलब वापिस से जब माधव राव वो पेशवा बनता है तो वो बोलता है कि यार क्या तू मुगल बादशाह है, तो यहाँ इलाहाबाद में कर क्या रहा है? तो इसको वापिस से वो इलाहाबाद से वापिस वो दिल्ली लेकर आते हैं। कौन? ये माधव राव। 1772 में महादजी सिंधिया ने मुगल बादशाह को दिल्ली लेकर गए। 1772 में इस युवा पेशवा की मृत्यु हो गई। इतिहासकार ग्रांट ने कहा था मराठों को जितना नुकसान पानीपत के तृतीय युद्ध में नहीं हुआ, इसे कहीं ज्यादा नुकसान इस युवा पेशवा की मृत्यु से हो गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये चीजें हैं, बिल्कुल आपको समझ में आएगी दोस्तों। मैं फिर से थोड़ा सा इसको दाग देने की कोशिश करता हूँ। देखो, हम पढ़ रहे थे मराठों के बारे में। हम पढ़ रहे थे कि जो छत्रपति है मतलब वो जो है मराठा साम्राज्य की वो स्थापना करते हैं। शिवाजी महाराज है, वो मतलब मराठों को एक नई धारा देने की कोशिश करते हैं। फिर इसके बाद में जो है संभाजी बनते हैं, छत्रपति राजा राम बनते हैं, उसको शिवाजी सेकंड को बनाते हैं। ठीक है, चूंकि संभाजी की मृत्यु जो औरंगजेब कर देता है, उसके परिवार को गिरफ्तार कर लेता है, तो शाहू है जो वह छत्रपति बनने की कोशिश करता है और वो इसके चाची के साथ खेड़ा का युद्ध करता है। खेड़ा के युद्ध में बालाजी विश्वनाथ ने जो है इसका जो है साथ दिया था शाहू का। और शाहू चूंकि एक अयोग्य छत्रपति था, इसलिए इसी के शासनकाल में जो पेशवा की शक्ति में वृद्धि हुई। जब पेशवा की शक्ति में वृद्धि हुई तो अब जो सारे के सारे काम पेशवा संभालने लगे थे। हमने पढ़ा था कि बालाजी विश्वनाथ वो सबसे पहले वो जो पेशवा बनता है। ठीक है, और बालाजी विश्वनाथ शाहू ने इसे सेनापति भी बनाया था। ठीक है, और फिर इसका जो बेटा बाजीराव प्रथम है वो जो है पेशवा बनता है। इसी के शासनकाल में है जो बहुत मतलब ये बहुत पावरफुल है जो पेशवा हुआ करता था। ठीक है, मतलब एक मोहम्मद शाह रंगीला तो इसकी जो बाजीराव प्रथम की जो पेंटिंग देखे वो डर जाता है। ठीक है, और मतलब मोहम्मद शाह रंगीला बोलते हैं कि बाजीराव दिखता कैसे, तो किसी ने पेंटिंग में नहीं, और पेंटिंग देख के मोहम्मद शाह रंगीला तो इससे डर जाता है। ठीक है, इतना खौफ हुआ करता था। अगर ये मराठी 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध में नहीं आते ना, तो बक्सर का युद्ध मतलब 1761 में ये पानीपत का तृतीय युद्ध नहीं आते तो सदाशिव राव भाऊ तो मतलब जो भारत का है वो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, और विश्वास राव है जो ये मराठी सारे मतलब इनका जो पताका वो चलता है, लेकिन मतलब इनका दुर्भाग्य है कि वो पानीपत के तृतीय युद्ध में हारे। ठीक है, अब देखो ये 1761 में जो पानीपत के तृतीय में युद्ध में हारते तो 1764 में कहीं दिखाई नहीं देते, बक्सर के युद्ध में दिखाई नहीं देते। ठीक है, जो नवाब है सालम सेकंड है वही लड़ रहे, क्योंकि अभी नए हार के आए थे, 2-3 साल हुए हारे हुए। तो अगर इसमें नहीं हारे होते तो मतलब अंग्रेज तो यहाँ आते ही नहीं थे, मतलब अंग्रेजों का यहाँ पे वो स्थापना नहीं होती, मराठी संभालते पूरे भारत को। लेकिन इनकी हाय रे किस्मत। फिर बालाजी बाजीराव बनता है। बालाजी बाजीराव के शासनकाल में जो वो पानीपत का जो है तृतीय युद्ध होता है, और जो है तृतीय युद्ध में हारने के बाद में बालाजी विश्वनाथ को तो ये समाचार सुनता है तो वो तो उनका हार्ट ही आ जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। इसका जो बेटा विश्वास राव है औपचारिक सेनापति होता है, वो युद्ध में लड़ता हुआ मारा जाता है। ठीक है, हम उस मूवी में देखते हैं ना, जो मस्तानी का बेटा है शमशेर बहादुर भी इसी युद्ध में वो लड़ता हुआ मारा जाता है। और जो औपचारिक सेनापति है इनका भाई है, मतलब इनका चचेरा बेटा है, चचेरा भाई का बेटा है।
ठीक है। वो जो सदाशिव राव है वो भी युद्ध में लड़ता हुआ मारा जाता है, 12 कमांडर जो है लड़ते हुए मारे जाते हैं, मतलब बहुत भयंकर तरीके से नुकसान हुआ था। ठीक है, अगर मतलब इनकी जो किस्मत थी, बालाजी बाजीराव ने हिंदू पातशाही की स्थापना की थी, हिंदू पद पातशाही की स्थापना की थी। हिंदू पद पातशाही की हम हिंदुओं की जो है रक्षा करेंगे, हिंदुओं का जो शासन है वो दोबारा लेकर आएंगे। क्यों? मुगल है, इन लोगों ने जो है मतलब पूरे भारत को कंट्रोल कर रखा है। मुगल कौन है? मुसलमान है। तो हम अब हिंदुओं की जो स्थापना कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो हिंदुओं की बात उठाता है शिवाजी के बाद में बाजीराव प्रथम उठाता है, और हालांकि वो हिंदुओं की वो स्थापना भी करता है, वो मतलब अटक से लेकर कटक तक हिंदुओं की जो साम्राज्य गठन करता है। चूंकि अब है जो सारी चीजें मराठों के अधिकार में हो गई थी, तो मराठी किसी को समझने नहीं लगे थे। मराठों ने जो पिंडारियों को उनको साथ में ले लिया, तो पिंडारी तो बहुत ज्यादा नुकसान करते थे हिंदुओं को लेकर के। ठीक है, तो अब क्या था कि अब मराठों ने सारे जो मुसलमान लोग हैं उनको सबको हरा दिया, हैदराबाद की चिनगुलोज को हरा देता है। मोहम्मद खान बंगस को तो वो दौड़ा दौड़ा के मारते मराठी, और मराठा इतने भयंकर तरीके से मुसलमानों की हालत खराब कर दी थी कि अब मुसलमान तो लोग बचे ही नहीं थे। अब मतलब लूटा मारी किसी की जाए, तो अब ये इनका तो काम लूटपाट करना और आना, तो अब लूटा पाटे तो इन्होंने हिंदू लोगों के साथ लूटपाट की, जैसे वो राजस्थान आके वो लूटपाट करते हैं। ठीक है, बहुत सारी जगह पे जो लूटपाट करते हैं। जब हिंदुओं के लोगों के साथ ये लूटपाट करते हैं, तो हिंदू पद पातशाही की आप स्थापना कर रहे हो और उसको नुकसान पहुंचा रहे हो। तो अब मतलब होता है क्या कि अब युद्ध होता है उसी के टाइम पे, और उसी के टाइम पे जो हिंदुओं का आपने नुकसान किया, तो हिंदू लोग इनका साथ ही नहीं देते। ठीक है, और फिर और तो और आपने जो है जो मुसलमान लोग हो गए उनको नुकसान पहुंचे, तो मुसलमान लोग उल्टा अहमद शाह अब्दाली की सहायता करते हैं। तो मतलब एक तरीके से सिस्टम प्रगति का जो रहता है सिस्टम होता है, और उनको यहाँ मात खानी पड़ती है पानीपत की तीर्थ। फिर इसका बेटा जो माधव राम जो है पेशवा बनता है। माधव राम बहुत कम एज में ही जो पेशवा बनता है। हारे हुए मराठों को दोबारा से अगर किसी ने संगठित करने का जो काम किया तो माधव राव ने किया था। ठीक है, वो फिर से मतलब चौथ वसर देशमुख की वसूल करता है, हारे हुए मराठों को फिर से वो संगठित करता है, फिर से एक मतलब ताकतवर वो मुगल बादशाह को मतलब इलाहाबाद से लाकर, जो अंग्रेज इलाहाबाद बिठा दिए थे मुगल बादशाह को, वो वापस वहां से लाकर वो वापस दिल्ली छोड़ कर आते हैं कि आज के बाद तो दिल्ली रहेगा। हाँ, मतलब वो बोलते हैं कि हर मुझे अंग्रेज पेंशन दे रहे, कि मराठी बोलते हैं आज के बाद हम तुम्हें पेंशन दे देंगे, ठीक है अब तो दिल्ली रहो। तो वो मुगल बादशाह को दिल्ली छोड़ कर जाते हैं। ठीक है, और माधवराव है वो मतलब मालवा से बुंदेलखंड से वहां से टैक्स दोबारा लेना चालू करता है। तो माधवराव मतलब दोबारा मराठों को संगठित करने का काम किया, लेकिन जो मराठे उनकी जो किस्मत मतलब खराब होती है, तो मतलब युवा पेशवा की जो मृत्यु हो जाती है। इतिहासकार वो ग्रांट बोलते हैं कि मतलब जितना नुकसान पानीपत के तृतीय युद्ध में नहीं होता, इससे कहीं ज्यादा नुकसान हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों आज इतना ही बताने की हम कोशिश करते हैं, है ना। मैं कोशिश करता हूँ कि चीज़ों को आपको बिल्कुल समझ में आएगी। आप थोड़ा सा खुद से भी देखने की सर्च करने की कोशिश करना, ठीक है। और जितने भी यहाँ मेरे से यहाँ त्रुटि हुई है, तो मैं पहले ही इससे क्षमा प्रार्थी हूँ दोस्त। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको जो चीज़ें वो समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, और अब बाकी जो 3 पेशवा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, 1818 में तो अंग्रेजों ने पेशवा के जो पद को, ये जो पेशवा का पद है उसको समाप्त कर देते हैं। ये क्या रे मतलब 1818 में पेशवा, आज के बाद कोई पेशवा नहीं होगा। ठीक है, फिर वो सारे सिस्टम को वो है आंग्ल मराठा युद्ध हराते हैं। बहुत सारे जो आंग्ल मराठा युद्ध होते हैं वहां पे अंग्रेज उनको हराते हैं, और फिर से जो है छत्रपति को किसी में शिवाजी के जो वंशज है, शिवाजी के वंशज होते हैं वो प्रताप सिंह, उसको छत्रपति बनाते हैं, और अंग्रेज उसके साथ साई संधि कर लेते हैं। हमने पढ़ा था कि अंग्रेजों ने किसे वो साई संधि करते हैं। और हम मैसूर में देखा था ना हमने, चिक्का राजा का वंश, जो चिक्का राजा का जो वडियार वंश का जो राजा चिक्का राजा हुआ करता है। चिक्का राजा के पास में वास्तविक शक्तियां नहीं होती, उनके सेनापति के पास में शक्ति होती है। कालांतर में हैदर अली जो है वहां का जो मैसूर का वो बनता है, टीपू सुल्तान वो जो राजा बनता है। अब टीपू सुल्तान को हराकर वो दोबारा से अंग्रेज है, मतलब जो चिक्का राजा वडियार वंश के जो राजा हुआ करते थे उसके किसी बेटे को वो जो राजा बनाते हैं, तो और उसके साथ साई संधि कर लेते हैं और पूरे मैसूर को वो हड़प लेते हैं। उसी प्रकार से मराठा साम्राज्य जो मराठा चीजों को वो अंग भंग कर देते हैं सारे सिस्टम को। और पूरे जब मराठा इधर हार गए, बंगाल आपके पास में, मैसूर आपके पास में, दक्षिण का पूरा भारत आपके पास में, तो अब मराठा यहाँ पे अंग्रेज यहाँ पे व्यापार नहीं, अब तो यहाँ पे राजनीतिक जो चीजें वो करते हैं। ठीक है, तो हमें इनको जो तीनों मराठों को बाद में देखेंगे। ठीक है, अगर जरूरत हुई तो हम छत्रपतियों को भी पढ़ना है ना चालू करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज इतना ही। हमने कोशिश की कि दोस्तों आपको जो चीजें वो समझ में आएगी। तो नमस्कार, जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।